हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है द विच पार्ट 1 और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है। लेकिन मूवी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, कुछ कहानियों में लॉजिक नहीं होते हैं। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शायद इस मूवी में हमारे सभी सवालों के जवाब ना मिले, फिर भी वो कहानियाँ हमारे दिल को छू जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत एक लैब से होती है। हम देखते हैं कि इस लैब में बहुत सारे बच्चों की जान ली जा रही है। डॉक्टर बेक और मिस्टर चोई मिलकर इस लैब को चलाते हैं। डॉक्टर बेक बोलती है कि इन बच्चों के सिर पे गोली मारो, अदरवाइज ये मरेंगे नहीं। तभी उन्हें पता चलता है कि 2 बच्चे इस लैब से भाग चुके हैं। मिस्टर चोई अपने कुछ आदमियों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है। दोनों में से एक बच्चे को वो पकड़ लेते हैं, लेकिन एक बच्ची को वो ढूंढने में नाकाम रहते हैं। डॉक्टर बेक मिस्टर चोई को बोलती है कि वो बच्ची ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, वो जल्द ही मारी जाएगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की वजह से लैब से बाहर ज्यादा दिनों तक वो जिंदा नहीं रह सकते। इनकी आपस की बातों से हमें पता चलता है कि इन बच्चों के साथ कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने फार्म में जानवरों को खाना खिला रहा है। तभी उसे खून से लथपथ एक बच्ची बेहोशी की हालत में मिलती है। वो बच्ची को अपने घर लेकर आता है और अपनी वाइफ के साथ मिलकर उस बच्ची का ट्रीटमेंट करवाता है। बच्ची को देख के उनके अंदर का प्यार जाग जाता है और जल्द ही वो उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं। सीन चेंज हो जाती है। इस घटना के अब 10 साल बीत चुके हैं। एक दुकान पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जायून है। जायून अपने जानवरों के लिए कुछ खाना लेने के लिए आई है। दरअसल ये वही लड़की है जो 10 साल पहले लैब से भागी थी। जानवरों को खाना लेकर वो घर आती है। हम देखते हैं कि जायून की माँ बहुत बीमार है। उसे अल्जाइमर नाम की एक बीमारी है, यानी कि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाती। जैसे कि खाना खाने के बाद भी वो भूल जाती है कि उसने खाना खाया है या नहीं। जायून के पिता भी अब बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए वो पहले जैसी मेहनत नहीं कर पाते। परिवार का लगभग सारा काम जायून को ही करना पड़ता है। सारा काम निपटाने के बाद वो स्कूल जाती है। स्कूल जाते समय हम जायून की बेस्ट फ्रेंड म्यूंग ही को देखते हैं। म्यूंग ही के पिता वहाँ के पुलिस ऑफिसर हैं। म्यूंग ही जायून को बोलती है, तुम बोल रही थी कि तुम्हारी फैमिली को पैसों की जरूरत है ना? जायून बोलती है, हाँ बोला तो था। क्यों, तुम मुझे पैसे देने वाली हो? म्यूंग ही बोलती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट देखो। जायून देखती है एक सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है जहां विनर को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। म्यूंग ही बोलती है, तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, अगर तुम जीत गई तो तुम्हारी फैमिली की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दरअसल जायून पढ़ाई में बहुत तेज है। हर साल वो क्लास में फर्स्ट आती है और उसे थोड़ी बहुत सिंगिंग भी आती है। अगर वो थोड़ा और कोशिश करे तो इस कॉम्पिटिशन को भी जीत सकती है। जायून उसकी बातों से राजी हो जाती है और अपने स्कूल जाके ऑडिशन देती है। वहाँ वो एक गाना सुनाती है और उसके साथ ही वो एक मैजिक भी दिखाती है। जजेज उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश होते हैं और उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। घर पे सभी टीवी पर जायून की परफॉर्मेंस देख के बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जायून टीवी पे सिंगिंग के साथ मैजिक दिखा रही है। ये देख के उसके पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं। जायून की माँ उसे बोलती है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि लोगों के सामने अपना मैजिक कभी मत दिखाना। जायून बोलती है, माँ ये सब करने से लोग खुश होते हैं, इससे एक्स्ट्रा अटेंशन भी मिलती है। अगर मैं इस कंपटीशन को जीत गई तो ये सब कभी नहीं करूँगी। उसी रात हम देखते हैं कि जायून के सर में तेज दर्द हो रहा है। दरअसल जायून को बचपन से ही एक बीमारी है। उसके सर में ये तेज दर्द होना आम बात है और ये दर्द कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। हम जायून के कंधों पे एक निशान भी देखते हैं, जो निशान उसे बचपन में लैब से मिला था। अगले दिन जायून कंपटीशन के लिए अपनी फ्रेंड के साथ शहर जाती है। हम देखते हैं ट्रेन में उनके सामने एक लड़का उनकी बातें सुन के बहुत हंस रहा है। जायून बोलती है, क्या तुम हमें जानते हो? लड़का बोलता है, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा नाम जायून है ना? म्यूंग ही बोलती है, इसका मतलब तुमने इसे टीवी पे देखा है। लड़का बोलता है, नहीं, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। क्यों, मैंने ठीक बोला ना मिस विच? जायून बोलती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। लड़का बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, ये नाटक करना बंद करो। जायून बोलती है, मैं सच में तुम्हें नहीं जानती, शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो, तुम जिसके बारे में सोच रहे हो वो कोई और है। लड़का अचानक उठ के जायून को बहुत तेज मारने की कोशिश करता है,
लेकिन उसके हाथ जायुन के कान तक आकर रुक जाते हैं। इधर जायुन के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं दिखता, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लड़का बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता तुम बदल गई हो। गुस्से में म्योंग ही उस पर चिल्ला पड़ती है, जिससे लड़का वहाँ से चला जाता है। जाते हुए लड़का जानबूझकर एक आदमी से टकरा जाता है और गुस्से में लड़का उस आदमी को मार के ट्रेन से नीचे गिरा देता है। ये लड़का आखिर है कौन, और आखिर उसने जायुन को ये सारी बातें क्यों बोली, और एक आदमी को बिना किसी रीज़न उसने क्यों मारा? इन सब सवाल का जवाब इसी वीडियो में आगे मिलेगा। खैर, जायुन अपनी फ्रेंड के साथ कंपटीशन में पहुंच जाती है। परफॉर्मेंस के दौरान टीवी पे जायुन को डॉक्टर बेक देखती है और बोलती है कि ये वही लड़की है जो लैब से भाग गई थी, क्योंकि जो मैजिक जायुन ने दिखाया है वो कोई भी आम इंसान नहीं दिखा सकता। मिस्टर चोई बोलता है, लेकिन तुमने तो बोला था कि वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन ये तो अभी भी जिंदा है। डॉक्टर बेक बोलती है, मैंने बोला था, लेकिन यही लड़की जायुन है और वो अभी भी जिंदा है, ये स्पेशल है। दूसरी तरफ जायुन सिंगिंग कंपटीशन में क्वार्टर फाइनल के लिए सेलेक्ट हो गई है। निकलते समय जायुन के सर में वही तेज दर्द एक बार फिर से उठता है। वो भाग के वॉशरूम जाती है। वहाँ जाके वो अपने सर को पकड़ के बैठ जाती है। हम देखते हैं कि उसके नाक से खून निकलने लगा है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जायुन अपनी इस बीमारी के लिए डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर इस बीमारी का इलाज नहीं करवाया गया तो जायुन 1 से 2 महीनों के अंदर मर जाएगी, और इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और ये बोन मैरो जायुन को उसके असली माँ बाप से ही मिल सकता है। सिरदर्द कुछ कम होने के बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ टैक्सी का वेट कर रही थी कि एक ब्लैक कार आके उसके सामने रुकती है, जिसमें से ब्लैक सूट में कुछ आदमी निकल के जायुन को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन जायुन उनके साथ जाने से मना कर देती है। ये आदमी जायुन को डराकर अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। ठीक उसी समय स्कूल के बहुत सारे बच्चे वहाँ से गुजरते हैं। उस भीड़ का फायदा उठा के भाग के दोनों एक टैक्सी में जाके बैठ जाती है। जायुन को समझ नहीं आ रहा कि अचानक उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। आखिर क्यों ये अनजान लोग उसके पीछे पड़े हैं। जब जायुन बस स्टैंड पहुंचती है तब एक बार फिर से एक ब्लैक कार आके उसके सामने रुकती है। इस बार कार से वही लड़का निकलता है जो उसे ट्रेन में मिला था। लड़का उसे बोलता है कि तुम अभी भी यहीं खड़ी हो, घर पे तुम्हारे बूढ़े पेरेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ उनके पास। उनके इस बुढ़ापे में तुम्हें हमेशा उनके पास रहना चाहिए, पता नहीं कब उनकी मौत हो जाए। ये सुन के जायुन घबरा जाती है। वो अपनी फ्रेंड म्योंग ही को बोलती है, तुम अपने डैड को कॉल करके मेरे घर भेज दो प्लीज़, और खुद एक टैक्सी पकड़ के अपने घर पहुंचती है। दूसरी तरफ ट्रेन वाला लड़का जायुन के घर पहुंचता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही म्योंग ही के डैड वहां पहुंच जाते हैं। जायुन घर पहुंच के देखती है कि उसके पेरेंट्स सुरक्षित हैं। उनके घर से निकलने से पहले म्योंग ही के डैड जायुन को पूछते हैं, क्या तुम उन लोगों को जानती हो? जायुन बोलती है नहीं। म्योंग ही के डैड बोलते हैं, ये लोग अमेरिकन्स हैं और हमारे डेटाबेस में उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तुम सावधान रहना। ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो लड़का अपने साथियों के साथ एक साइंटिस्ट के घर पहुँचता है। ये लोग उस साइंटिस्ट और उसकी फैमिली को मार देते हैं, क्योंकि इस साइंटिस्ट ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। हम देखते हैं कि ट्रेन वाले लड़के के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। वो किसी भी चीज़ को बिना छुए कंट्रोल कर सकता है, और अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करके वो बंदूक को बिना छुए साइंटिस्ट के ड्राइवर पर गोली चला देता है। यानी कि ये लड़का भी एक म्यूटेंट है। हम देखते हैं कि अगले दिन डॉक्टर बेक न्यूज़पेपर पे उस साइंटिस्ट के मौत की खबर पड़ रही है। डॉक्टर बेक मिस्टर चोई को बोलती है, तुम पिछले 20 सालों से एक ही काम कर रहे हो, अब थोड़ी छुट्टी ले लो। मिस्टर चोई बोलता है, मैंने सुना है कि तुम हेडक्वार्टर जा रही हो। डॉक्टर बेक बोलती है, हाँ मैं वहाँ जा रही हूँ, लेकिन तुम कुछ दिनों के लिए कहीं घूम के आओ, खर्चा कंपनी उठाएगी। मिस्टर चोई बोलता है, जो बोलना है साफ साफ बोलो। डॉक्टर बेक बोलती है, हमारा काम अब खत्म हुआ, कंपनी इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर रही है। मिस्टर चोई बोलता है, फिर जायुन का क्या होगा? डॉक्टर बेक बोलती है, कंपनी ने उसके पीछे बहुत इन्वेस्ट किया है, उसे हम वापस ज़रूर लाएंगे। मिस्टर चोई बोलता है, जायुन एक बिना लगाम की मॉन्स्टर है, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। ये बोल के मिस्टर चोई वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि मिस्टर चोई किसी आदमी से मिलता है। यह आदमी किसी दूसरे रिसर्च कंपनी का CEO है। यह आदमी बोलता है, हमारे 2 साइंटिस्ट को मार दिया गया है, क्या इस बिजनेस में कोई नया प्लेयर आया है? मिस्टर चोई बोलता है, 2 महीनों पहले अमेरिका के हेडक्वार्टर से कुछ लोग आए हैं,
लेकिन उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। सीईओ बोलता है, तुम्हारा हाथ कैसा है अभी? जोई अपना हाथ दिखाता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में कुछ हुआ है, उसका पूरा हाथ काला पड़ा हुआ है। सीईओ बोलता है, जायुन हाथ में आ जाए तो तुम्हारा हाथ भी ठीक हो जाएगा। कैसे भी करके जायुन को मार दो और उसका ब्रेन मुझे ला कर दो। जोई अपने आदमियों को जायुन को मारने के लिए बोलता है। उसी रात नींद में जायुन को एक बार फिर से सर में तेज दर्द उठता है। उसकी आंख खुलती है और उसी समय उसे कुछ आवाजें आती है। उसके बाहर आते ही कुछ लोग उसके सर पे बंदूक तान देते हैं। वो देखती है कि उसकी फ्रेंड म्यूंग ही के गले पर भी उन्होंने चाकू लगा रखा है। वहाँ वो आदमी आता है जिसने कंपटीशन के बाद ब्लैक कार से उसे अपने साथ चलने के लिए बोला था। जायुन बोलती है, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे आप सोच रहे हैं। वो आदमी बोलता है, तो प्रूफ करो। तभी जायुन एक ही पल में सारे आदमियों को मार देती है और उस आदमी को भी बुरी तरह मारते हुए बोलती है, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम सोच रहे हो। आदमी बोलता है, तुम बोलोगी और मैं मान लूँगा। इसके बाद जायुन उस पे भी गोली चला के उसे मार देती है। एक ही पल में जायुन ने इतने सारे लोगों को मार दिया। उसे देख के अब म्यूंग ही को डर लगने लगा है। उसी समय वहाँ वो लड़का आता है जो उन्हें ट्रेन में मिला था। वो बोलता है, देखो अपने आप को, यही हो तुम। जायुन बोलती है, तुम कौन हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? लड़का म्यूंग ही को पूछता है, अच्छा बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड एक आम लड़की है? म्यूंग ही बहुत घबराई हुई है, फिर भी वो बोलती है, हाँ मेरी फ्रेंड एक आम लड़की है। लड़का म्यूंग ही को बोलता है, अच्छा तुम्हारी फ्रेंड घर का सारा काम करती है, अपने फैमिली का ध्यान रखती है, तुम्हारे साथ घूमती फिरती है और इन सब के बाद भी वो हर साल क्लास में फर्स्ट आती है। क्या तुमने कभी उसे पढ़ते हुए देखा है? बुक्स ना पढ़ के भी वो कैसे हर बार फर्स्ट आती है, और ये सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हर एक फील्ड में फर्स्ट आ सकती है अगर वो चाहे तो। लेकिन जानबूझकर वो ये सब नहीं करती जिससे कोई उसे नोटिस ना करे। लड़का जायुन को बोलता है, आज कंपनी की वजह से ही तुम इस लायक हो, कम से कम तुम्हें कंपनी का एहसान मानना चाहिए। जायुन एक बार फिर से बोलती है, कौन हो तुम? लड़का बोलता है, चलो मेरे साथ, तुम्हें सब याद आ जाएगा। जायुन उसके साथ चली जाती है। जाते हुए लड़का जायुन को बहुत सारी बातें बताता है। वो उसे बोलता है कि बचपन में तुमने बहुत रिसर्च के बाद उस घर को चुना, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे और नाती पोते को खोया था। तुम्हें पता था कि वो किसी भी तरह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें अडॉप्ट कर लेंगे। इस बीच वो लैब पहुंच जाते हैं। जायुन को एक कमरे में लेकर उसे एक चेयर के साथ लॉक कर दिया जाता है और उसके सर के ऊपर एक मशीन घूमती रहती है। जायुन बोलती है, ये कौन सी जगह है? मुझे आप लोगों ने बंद करके क्यों रखा है? डॉक्टर बेग बोलती है, तुम्हें वापस देख के अच्छा लगा। तुम्हें ढूंढने में हमने 10 साल का वक्त लगाया। मुझे तो लगा था कि तुम मर गई हो। कैसी हो जायुन? जायुन बोलती है, ये कौन सी जगह है और आप लोग मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? डॉक्टर बेग बोलती है, अरे हाँ, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं होगा, है ना? वो एक भयानक दिन था। तुम्हें बहुत चोट आई थी और काफ़ी ज़बरदस्त सदमा भी पहुंचा था, इसीलिए तुम ये सब भूल गई हो। ये जेन्युइन है। अब तुम जानबूझकर तो टीवी पर नहीं आई होगी ना कि हम तुम्हें ढूंढ ले? जायुन बोलती है, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम किस दिन की बात कर रही हो? डॉक्टर बेग बोलती है, परेशान मत हो, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। तभी डॉक्टर बेग का एक आदमी जायुन को एक इंजेक्शन देता है। इसके साथ ही जायुन अपने बचपन का फ्लैशबैक देखती है। वो देखती है कि उसके ही जैसे बहुत सारे बच्चों को एक लैब में बांध के रखा गया है और वहाँ उन पर कई खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया जाता था। उन सब में जायुन थी सबसे बेस्ट। डॉक्टर बेग बोलती है, उनके ब्रेन का डीएनए चेंज किया गया है और उनके दिमाग में हिंसा और खून खराबा डाल दिया गया। जिस दिन तुम यहाँ से भागी, तुमने मौत का वो भयानक खेल खेला जो भूलना मुश्किल है। तुम्हारे रास्ते में जो कोई भी आया, तुमने उसे खत्म कर दिया और ऐसे ही मैंने तुम्हें बनाया। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। हमने सोचा था कि तुम्हारा दिमाग अब तक फट गया होगा, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो क्योंकि तुम स्पेशल हो। उसी समय हम देखते हैं कि जायुन को एक बार फिर से सर में तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर बेग बोलती है, इसका मतलब है कि तुम मरने जा रही हो और मैं एकमात्र ऐसी इंसान हूँ जो तुम्हें मौत के मुंह से बचा सकती है। ये बोलते ही उनका एक आदमी जायुन की गर्दन पे एक इंजेक्शन लगा देता है। डॉक्टर बेग बोलती है, ये डोज सिर्फ 1 महीने के लिए है। हर महीने तुम्हें मेरे पास आना होगा इस डोज को लेने के लिए। साथ ही वो उसे पूछती है, कैसा लग रहा है अब?
जायुन एक अजीब से रिएक्शन के साथ बोलती है, सच कहूँ तो मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा अच्छा लग रहा है। दरअसल डॉक्टर बेक के आदमी मिस्टर चोई या ट्रेन वाले लड़के ने जायुन को नहीं ढूंढा और वो जायुन को जबरदस्ती अपने साथ लेकर भी नहीं आए हैं, बल्कि जायुन खुद ही जानबूझकर उनके हाथ लगी, क्योंकि वो कई दिनों से अपनी इस बीमारी की दवाई ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। उसे पता था कि सॉल्यूशन डॉक्टर बेक के पास ज़रूर होगा, क्योंकि उन्होंने ही उसे तैयार किया है। इसीलिए उसने जानबूझकर टीवी पे मैजिक दिखाया ताकि डॉक्टर बेक और उसके आदमी उसे ढूंढ ले। जायुन वहाँ मौजूद डॉक्टर बेक के सारे आदमियों को मार देती है। दूसरी तरफ मिस्टर चोई अपने एजेंट्स के साथ वहाँ पहुँचता है। अब मिस्टर चोई के आदमियों और ट्रेन वाले लड़के के साथियों के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। मिस्टर चोई के आदमी लड़के के साथियों पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, लेकिन लड़के और उसके साथियों को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब तक इनके सर में गोली ना मारो तो इन्हें कुछ भी नहीं होता। उसी समय इनमें से ही एक लड़का एक लोहे के दरवाजे को मिस्टर चोई के आदमियों के ऊपर फेंकता है, जिससे वो काफी घायल हो जाते हैं। उधर लड़का डॉक्टर बेक के पास जाता है जायुन को मारने के लिए। उसी समय हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जायुन के साथ भागने वाला बच्चा ही है वो लड़का जो ट्रेन में जायुन को मिला था। दूसरी तरफ जायुन डॉक्टर बेक के पैरों पे गोली मारती है और उससे इंजेक्शन का फॉर्मूला पूछती है, लेकिन डॉक्टर बेक उसे फॉर्मूला देने से इनकार कर देती है। लड़का दरवाजे के पीछे से जायुन को इतनी तेजी की लात मारता है कि सामने दीवार गिर जाती है, लेकिन जायुन और लड़के को इससे एक खरोंच तक नहीं आई। अब मूवी में यहाँ जायुन और लड़के के बीच एक जबरदस्त फाइट सीन दिखाई जाती है। फ्रेंड्स, ये इस मूवी का बेस्ट सीन था। दोनों एक दूसरे पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। हम देखते हैं कि जायुन अपने हाथ से गोली रोक देती है और उसका हाथ अपने आप ही हील हो जाता है। जायुन इतनी फास्ट है कि लड़का उसके सामने कमज़ोर पड़ने लगता है। जायुन बोलती है, तुम पहले भी मुझसे कमज़ोर थे और आज भी हो। इसी बीच वहाँ मिस्टर चोई आ जाता है। उसे देखते ही डॉक्टर बेक बोलती है, इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना। लेकिन मिस्टर चोई सबसे पहले डॉक्टर बेक को ही मार देता है, क्योंकि मिस्टर चोई ने अब पार्टी बदल दी है। वो अब किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करता है। इसके बाद वो जायुन पे भी गोली चलाता है, लेकिन जायुन को कुछ भी नहीं होता। उल्टा एक ही पल में वो मिस्टर चोई को ही मार देती है। इसके बाद जायुन लड़के से पूछती है कि बाकी के इंजेक्शंस कहाँ रखे हुए हैं। इसी बीच लड़के की टीम की एक लड़की जायुन के पीठ पे चाकू मारने ही वाली थी कि जायुन एक ही पल में अपने एक हाथ से उस लड़की का मुंह पकड़ लेती है और उसे मार देती है। इसके बाद जायुन लड़के से एक बार फिर पूछती है कि बाकी के इंजेक्शंस कहाँ रखे हैं। लड़का बोलता है सारे मेडिसिन हेडक्वार्टर फैसिलिटी में रखे हुए हैं। जायुन उस लैब में रखे कुछ इंजेक्शंस लेकर अपने घर वापस आती है, लेकिन घर आके वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, क्योंकि जाने से पहले जायुन ने बहुत लोगों की हत्या की थी। जायुन वहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाती है। उसके पिता उसे बोलते हैं कि तुम्हारे बड़े होने के साथ साथ फार्म के बहुत सारे जानवर मरते गए। हमें पता था कि तुम एक विच हो, लेकिन इसके बाद भी हमने तुम्हें बहुत प्यार से पाला, तुम्हारे अंदर संस्कार डाले, क्योंकि तुम्हारी माँ ने सोचा था कि तुम्हें इस तरह से पालने से शायद तुम किसी का नुकसान नहीं करोगी, तुम एक अच्छी इंसान बनोगी, एक नॉर्मल इंसान बनोगी। जायुन 2 इंजेक्शन अपने लिए रख के बाकी अपनी माँ के लिए छोड़ देती है, क्योंकि उसकी माँ को भी दिमाग की ही प्रॉब्लम है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से उसकी माँ ठीक हो जाएगी। इंजेक्शन वहाँ रख के जायुन वहाँ से निकल जाती है। जाने से पहले अपने डैड से वो बोलती है कि मैं जल्द ही वापस आऊँगी। बाहर से वो अपनी फ्रेंड को भी बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। इस घटना के अब 3 महीने बीत चुके हैं। हम डॉक्टर बेक की जुड़वा बहन को देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट है, और उनके सामने बैठी है जायुन। उनसे अपनी असली माँ के बारे में पूछ रही है, जिससे कि वो अपनी इस बीमारी का परमानेंट ट्रीटमेंट करवा सके। डॉक्टर बेक की बहन घबराते हुए बोलती है, प्लीज़ तुम मुझे कुछ मत करना, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। और इस तरह से कई सारे सवालों के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। इस मूवी में कई सवाल हैं जिनका जवाब हमें नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जल्द ही हम आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। और आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।